ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा बच्चों, मैं आदित्य आप लोग के सामने एक और लेक्चर लेकर आ गया हूँ। चैप्टर 5 और चैप्टर 5 में बात करूंगा फंक्शंस की बात करूंगा। आपको नीचे दिख जाएगा, नहीं तो अगले स्क्रीन पे पक्का दिख जाएगा। पहले इंट्रो देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इंट्रो लोड करता हूँ। अब नया इंट्रो देखना, अच्छा लगेगा। See for yourself, तुम्हें सिखाए। ओके, अब हम आ चुके हैं। अपना यहाँ पर मैं लोड भी कर लिया है। अब वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुका है बढ़िया तरीके से। आज थोड़ा सेटअप मैंने नया किया हुआ है और साथ साथ एक और काम कर रहा हूँ। मैं अपने चैनल पे लाइव हूँ इस समय, बिहाइंड द सीन्स दिखा रहा हूँ। तो ये अलग कैमरा मेरा चालू है, मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है जिसका कैमरा मैं इस्तेमाल करके मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ रहना, और मैं यहाँ पर साथ साथ आपको कोडिंग भी बताऊँगा, सब चीज़ बताऊँगा। तो पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, इसका पेन लोड कर लेते हैं। पेन लोड कर लिया हमने और हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले बात यहाँ पर आ रही है फंक्शंस के अंदर। फंक्शंस की बात जब आती है यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर की बात आती है। क्या होता है डिवाइड एंड कॉन्कर? आप एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, स्मॉलर पीसेस में या कंपोनेंट्स में, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। और ये मॉड्यूल होते हैं आपके फंक्शंस, ठीक है। या तो हम इसको हम एक सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं, या हम इनको सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ये सब प्रोग्राम भी क्या कहा जा सकता है। और एन्कोडिंग ओवरलोड क्यों हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। एन्कोडिंग ओवरलोड हो जाता है आजकल, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चक्कर रह रहा है एन्कोडिंग ओवरलोड का। आई थिंक जो बैकग्राउंड वीडियो लगा रखी है उससे शायद फर्क पड़ रहा है। कोई बात नहीं। जो प्रोग्राम जो आपके लिखे जाते हैं वो कंबाइन यूजर इंटर डिफाइंड प्रोग्राम फंक्शंस, ऐसे कुछ फंक्शन जो यूजर के द्वारा फंक्शन डिफाइंड किए गए, और लाइब्रेरी फंक्शंस जो सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है उसको दर्शाने का तैयार करता है। तो सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो होती है उसकी वाइड वैरायटी होती है फंक्शंस की, और एक प्रोग्रामर की जिंदगी बहुत ही आसान कर देता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है। कहते हैं कि ना, अवॉइड री इन्वेंटिंग द व्हील। हमें भैया अगर एक बार अगर पहिए का आविष्कार हो चुका है तो उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। उसको दोबारा क्यों पहिया बनाने लग गए, उस पहिए को इस्तेमाल करो। तो जैसे सी के लाइब्रेरी फंक्शन है इसी तरीके से उसका इस्तेमाल करो। चलो, कुछ प्रोग्राम मॉड्यूल्स की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रोग्राम मॉड्यूल्स क्या होते हैं? हमारे फंक्शन कॉल्स। इसमें आता है इन्वोक करना फंक्शंस को। इन्वोक मतलब बुलाना, फंक्शन आओ मुझे तुम्हारी जरूरत है। जैसे प्रिंट एफ स्कैन एफ जैसे फंक्शंस होते हैं उसी तरीके से बाकी फंक्शंस भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम पुकारते हैं, उसके साथ हम उसकी आर्ग्यूमेंट से डेटा भी पुकारते हैं। आर्ग्यूमेंट्स और डेटा दोनों हम पुकारते हैं। भैया आओ कुछ लेकर आओ, या तो कुछ साथ लाओ या हमसे लो। अगर कुछ साथ ला रहे हो इसका मतलब हम कुछ उससे पैरामीटर मांग रहे हैं। अब आप ये पैरामीटर पे बात करना, अगर कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए हम, लेकिन नाम तो पुकारेंगे पुकारेंगे उसका। फंक्शन क्या करेगा? परफॉर्म करेगा ऑपरेशंस और मैनिपुलेशंस को परफॉर्म करेगा। फंक्शन क्या करेगा? रिजल्ट भी अपन को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर जो रिटर्न चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न पे जरूर ध्यान देना। जैसे कोई बॉस ने बोला, हे वर्कर तुम अपना काम कंप्लीट करो। वर्कर कहता है भैया मैं जानकारी लाऊंगा, काम करूंगा और रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा। बॉस आपका काम, आपने मुझे कहा था ये करने को, मैंने आपके सामने करके रख दिया। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यहाँ पे आती है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। बॉस डज नॉट नो द डिटेल्स। बॉस को थोड़ी पता है कि उसने कैसे किया, राइट। उसने काम बोला और वर्कर काम करके ले आया। तो ठीक ऐसे ही मेन फंक्शन को नहीं पता होता कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है कोई दूसरा फंक्शन काम कैसे कर रहा है, उसका किसका जानना जरूरी है? कंपाइलर जानता है उसको कि वो काम कैसे कर रहा है। कंपाइलर सबको देखता है भाई, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके कुछ मैथ लाइब्रेरी फंक्शन है, सबसे पहले आपको सीखने चाहिए। उसके लिए आपको हेडर फाइल की जरूरत पड़ती है math.h, ठीक है। उसमें आप फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं भाई? फंक्शन का नाम पुकारो, फंक्शन आ जाओ विद आर्गुमेंट। आर्गुमेंट यहाँ पे देखो, कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है। एक होता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब झगड़ा, बहस। अगर मेरे और आपके बीच में बहस छिड़ी हुई है तो वो हो गया आर्गुमेंट। लेकिन इस केस में ई गायब होता है बीच में से, वो आर्गुमेंट हो जाता है। आर्गुमेंट मतलब पैरामीटर कि किस बिना पे हमारे बातचीत होने वाली है, ठीक है। तो जैसे हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, इसमें पॉइंट टू एफ मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। पॉइंट टू एफ का फंडा बताया हुआ है, नहीं पता तो बस जाके वो देख लेना। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिख जाएगा, सेम प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट देख लो, सी प्रोग्रामिंग सीरीज 2024। इस प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको दिख जाएगा। और इसमें हम एसक्यूआरटी करने जा रहे हैं। तुम्हें क्या हो रहा है सीरी?
भैया सीरी सीरी, I'm learning how to choose the right audio app. ओहो ओहो, सीरी बीच में आ जाती है। तो SQRT 900 तो भी हम निकाल रहे हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। 0.2f का मतलब हो गया डेसिमल के बाद के जो 2 स्पेसेस हैं वहीं तक उसको सीमित रख दो। ठीक है, 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्या होगा भाई, मेरी तो मैथ्स बहुत वीक है भाई। 30 का स्क्वायर ही तो हुआ, 30 स्क्वायर है ना, तो 30 स्क्वायर हो गया तो 0.30 करके SQRT 30.00 आ जाएगा। राइट, इस तरीके से आ जाएगा। एनकोडिंग ओवरलोड बीच में आया जा रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। फंक्शन कॉल SQRT, ये OBS का चक्कर है भैया, OBS का। भैया OBS किसने बनाया यार, M2 मैकबुक M2 पे भी इसको ओवरलोड हो रहा है भाई। आर्गुमेंट्स में भी कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस की बात हम करते हैं। फंक्शंस क्या करते हैं, मॉड्यूलराइज करते हैं प्रोग्राम को, पहली बात। दूसरा, जितने वेरिएबल्स आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं फंक्शंस के अंदर, उनको क्या कहा जाता है, लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है। वो सिर्फ उस फंक्शन को पता होता है, मेन को नहीं पता होता उसके बारे में, सिर्फ उन्हीं को पता होता है। फिर हम बात देखते हैं पैरामीटर्स, जिसको हम आर्गुमेंट कह रहे थे। वो बात वो कम्युनिकेट कराते हैं फंक्शंस के बीच में, इंफॉर्मेशन, जानकारी का आदान प्रदान होता है। अगर मेन फंक्शन से मुझे अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन किसी और फंक्शन को देना है, जैसे अभी हमने प्रिंटफ की स्टेटमेंट देखी थी, अभी हमने पीछे देखो ध्यान से, ये क्या है, ये आर्गुमेंट हो गए। तो कॉमा सेपरेटेड में 2 आर्गुमेंट दे रहे हैं, क्या प्रस्तुत करना है और कैसे प्रस्तुत करना है, क्या और कैसे, ये 2 चीजें हम दे रहे हैं। तो हम क्या दे रहे हैं, आर्गुमेंट या पैरामीटर पास कर रहे हैं। राइट, इस तरीके से। लोकल वेरिएबल्स की बात आ जाती है। लोकल वेरिएबल्स आपके हो जाते हैं बेनिफिट्स। क्या है भैया, डिवाइड एंड कॉन्कर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है उसको छोटे डिपार्टमेंट डिवाइड करो और कॉन्कर करो। अब अंग्रेजों की नीति बड़ी खराब थी, इस तरीके से आजकल की जो सरकारें हैं वो डिक्टेटरशिप ला रही हैं, वो डिवाइड एंड कॉन्कर कर रही हैं, आपको और मुझे बांटने का काम कर रही है। लेकिन मैं इस चैनल पे बात कर रहा हूँ, सी फॉर योरसेल्फ, एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। एजुकेशन ये एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे मैं आपको जोड़ सकता हूँ, आपसे मैं बात कर सकता हूँ। मेरे और आपके बीच में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए, ना जात का, ना धर्म का, ना किसी का, ना रंग का, ना रूप का। आप और मैं सब एक है, आपके और मेरे में एक तरह का दिल धड़क रहा है, हम एक ही तरह से रोते हैं, एक ही तरह से हंसते हैं, आंसू सभी के निकलते हैं, खुशी के जाहिर सब हम करते, मुस्कुराते सभी हैं। तो हम एक जैसे हैं पूरी तरह, हम में और आप में, मेरे में और आप में बिल्कुल फर्क नहीं है, हम सब एक है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के रियूजेबिलिटी की बात भी करते हैं हम। यूज एग्जिस्टिंग फंक्शंस एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर न्यू प्रोग्राम्स, और एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। हम हमेशा क्या करते हैं, हाइड इंटरनल डिटेल्स। बच्चों ये जरूर लिख लेना, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन आपका ऊप्स जब पढ़ते हो कॉन्सेप्ट, तो उसमें भी एब्स्ट्रैक्शन शब्द आता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन जरूर पढ़ लेना। फिर आता है कोड रिपीटिशन को अवॉइड करता है। अगर मैं एक सेम तरह का कोड है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं करना, तो मैं एक बार में फंक्शन बनाकर रख दिया, तो फंक्शन को बार बार कॉल करता रहूंगा। ये काम में कर सकता हूँ अच्छे से। फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिटर्न वैल्यू टाइप, सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न कैसे करोगे, फिर आता है फंक्शन का नाम, फिर आता है पैरामीटर लिस्ट, और उसके अंदर आपके जो कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह से खुलते हैं, अब खुले और बंद होते हैं। इस ब्लॉक के अंदर आपके डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट्स अंदर होती हैं। तो हम इसको जब करते हैं, फंक्शन नेम हम कह रहे हैं, यहाँ पर वैलिड आइडेंटिफायर चाहिए, नाम चाहिए। जैसे आइडेंटिफायर हम वेरिएबल के नामकरण के लिए रखते हैं, वैसे आइडेंटिफायर हमें ऐसे भी रखना पड़ता है, ये भी जरूरी है। सो रिटर्न वैल्यू टाइप हमारा आ गया, डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट, डिफॉल्ट इंटीजर, वॉइड, जो फंक्शन अगर वॉइड लिख रहे हैं तो मतलब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम कुछ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट अगर हम दे रहे हैं, पैरामीटर लिस्ट दे रहे हैं, डिक्लेयर पैरामीटर्स, डिफॉल्ट हम इंटीजर दे सकते हैं, नहीं तो हम और भी कोई भी पैरामीटर दे सकते हैं, फ्लोट, कैर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। और हम देखते हैं, हमने लिखा रिटर्न वैल्यू टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, ये हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम रिटर्न का मतलब क्या कर रहे हैं, रिटर्न मीन्स रिटर्न किसको कर रहे हैं भाई, अगर सपोज करें मेरा यहाँ पर वॉइड मेन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, यहाँ मैं कुछ रिटर्न नहीं लिख रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंट मेन लिख रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ रिटर्न 0, मैंने आपको पहले ही बताया था रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है। रिटर्न 0 क्या करेगा, 0 किसको रिटर्न करेगा, 0 एरर्स दर्शा रहा है एक तो,
वो किसको भेज रहा है? ये कंपाइलर के लॉग एंट्री कर रहा है, कंपाइलर के रजिस्टर है, लॉग एंट्री कर रहा है। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे जैसे प्रोग्रामर्स के लिए कर रहा है, ताकि अगर दिन में मैं 100,000 10,000 प्रोग्राम रन कर रहा हूं, उनकी एंट्री मुझे होनी चाहिए कि कौन सा प्रोग्राम कितने एरर्स में आया, एरर आया कि नहीं आया। आया तो रिटर्न जीरो के बजाय कुछ नंबर होगा, अगर रिटर्न अगर एरर नहीं आया तो रिटर्न जीरो होगा, मतलब जीरो एरर्स आ जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। फिर हम रिटर्न एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं या कोई वैल्यू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल देखते हैं साथ साथ। ठीक है, और हाँ, ये रिकॉर्डेड लाइव नहीं है, ये लाइव है, ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको हो सकता है मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, मुझे नहीं पता, पर ये रिकॉर्डेड नहीं है। ये आपको शक हो रहा है कि बट ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ, ये लाइव चल रहा है। ये समय मैं अभी वीडियो अपने रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने यहाँ पर, राइट। सो हम आते वापस अपने इस पे, तो मुझे बताना पड़ता है, सॉरी फॉर दैट माय डियर वंस। सो यहाँ पर हम प्रोग्राम देखते हैं, और मैं आपको प्रोग्राम कराना भी चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहले हम प्रोग्राम को यहाँ पर हम देखते हैं कैसा लग रहा है मेरा प्यारा प्यारा प्रोग्राम, और इसको यहाँ पर मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? सिंपल इंट मैक्सिमम कर रखा है अपना। ठीक है, इंट मेन तो अपना रहेगा, ऊपर हमने क्या कर दिया? फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, इंट मैक्सिमम, मैंने मैक्सिमम लिख दिया। ठीक है, इंट कॉमा इंट कॉमा इंट। ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया, राइट। अब ये फंक्शन क्या होगा? प्रोटोटाइप। ये हो गया फंक्शन का प्रोटोटाइप, मतलब ये फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, कंपाइलर को बोल रहा हूं, हे कंपाइलर, मैं इस तरह का फंक्शन ला रहा हूं जिसका रिटर्न टाइप क्या है? जिसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है, इंटीजर है, उसका नाम क्या है? मैक्सिमम है, और उसमें मैं 3 इंटीजर एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूं, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। तो फंक्शन प्रोटोटाइप कह दूं या मैं कह दूं डिक्लेरेशन, या मैं कह दूं डिक्लेरेशन, फंक्शन का प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन, मैं ये काम कर रहा हूं। ठीक है, क्या बात मेरी समझ में आ रही है बच्चों? राइट। अब उससे मैंने यहाँ पर 3 यहाँ पर इंटीजर्स भी अंदर मुझे देने पड़ेंगे। ये पिछला प्रोग्राम मैंने पिछले वीडियो के लिए लिखा था, तो इंट a कॉमा बी कॉमा सी, सेमीकोलन लगा दिया, इस डुअल लूप को हटा देंगे, डुअल लूप को हटा दिया। अभी मैं किसी लाइव जो भी मुझे बीटीएस देख रहे हैं, मैं अभी रिप्लाई नहीं दूंगा इस चीज का, मैं पढ़ाने में बिजी हूं अभी, और पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, एंटर 3 इंटीजर्स और स्कैनफ। फिर हम यहां पर कर रहे हैं 3 मुझे इंटीजर्स लेने हैं, तो %d, राइट, और ये डबल कोट्स के अंदर देना होता है, राइट। और क्या क्या करना होता है भाई? उसके बाद मुझे किस में सेव होगा जाके? भाई जो ए बी और सी मैंने डिक्लेयर किया उसी में जाके करना भाई। तो हारमोनियम बजा रहा हूँ भाई आपके सामने, तो उसी ए में करो, उसी बी में करो, और उसी सी में करो। %, दे रहा हूँ, %, का मतलब हो गया उसी सेम ए बी और सी के एड्रेस में जाके सेव करो, और कुछ नहीं करना आपको, राइट। आई थिंक मेरे अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मैं अटकना नहीं चाहिए भैया, मैं अटक गया तो मैं गया काम से। ओके देन, सो अब इसके बाद हमने क्या कर लिया? प्रिंटएफ कर लिया दोबारा से, प्रिंटएफ पहले तो हम इसको कर देते बंद, राइट। हम कर देते मैक्सिमम इज %d। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन को रिटर्न, क्योंकि फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो यहीं पे मैंने मैक्सिमम फंक्शन को कॉल कर दिया, मैक्सिमम नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया, और ए बी और सी में पास कर रहा हूं, राइट। आप यहाँ पे प्रोग्राम देख सकते हो, जब एग्जीक्यूट करूंगा तब एग्जीक्यूशन वाला विंडो आपको दिखा दूंगा। ये तो हो गया मेरा मेन फंक्शन। अब इसके बाद मेरा आ गया फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन क्या काम कर रहा है? डिक्लेयर कर दिया, कॉल कर दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है? फंक्शन को डिक्लेयर करना है। मैं कैसे करूंगा डिक्लेयर, वो ध्यान देने वाली बात है। अब डिक्लेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन दोबारा लिखना पड़ेगा इंट मैक्सिमम, इंट एक्स, इंट वाई और इंट जेड। अब सवाल आप लोग का जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में, बताना कि मैंने एक्स वाई और जेड क्यों लिखा है, ए बी और सी मैंने क्यों नहीं लिखा? अंदर ए बी सी लिख रहा हूं और मैं एक्स वाई जेड लिख रहा हूं। अगर मैं ए बी और सी करता तो क्या फर्क पड़ जाता? ये मुझे आप लोग बताओगे,
ठीक है, ये आप लोग मुझे बताओगे, क्वेश्चन आएगा। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी होगी तो सवाल आपके आएगा, और सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सबसे पहले हम करते हैं मैक्स इक्वल्स टू एक्स। एक मैक्स को मैंने एक वैल्यू से मैंने जोड़ कर रख दिया, जो एक्स वैल्यू है उसको पहले मैं मैक्स मांग के रख रहा हूँ। अब नेक्स्ट चीज मैं इफ पूछ रहा हूँ कि क्या मेरा वाई मैक्स से बड़ा है, और अगर मैक्स से बड़ा है, एमएक्स कर दिया सॉरी, मैक्स से अगर बड़ा है तो क्या करना है भैया, मैक्स इक्वल टू वाई कर दो। ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, राइट। नेक्स्ट एक और इफ कंडीशन दे दी मैंने। इफ क्या कर रहा हूं मैं, z में अगर मेरा मैक्स से बड़ा है तो क्या करना है मुझे, मैक्स इक्वल्स टू z कर देना है। जो भी मैक्स है वो मैक्स की वैल्यू उससे कर दो, तो मेरा x जो है वो y और z से दोनों से कंपेयर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल सा प्रोग्राम, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। रिटर्न कर रहा हूं मैं, रिटर्न मैक्स। अब ये रिटर्न कहाँ जा रहा है, ये किस में जा रहा है, जो प्रिंटफ स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखी है उसमें जाकर रिटर्न हो रहा है। ये अब आपको चीज समझ में आ रही होगी, राइट। आई थिंक मैं प्रोग्राम पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे बता देना। थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए ना, इस तरीके से, थोड़ा साइड से कट भी जाए कोई दिक्कत नहीं यार, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ ना। ओके, यार बैकग्राउंड का हटा ही देता हूँ, अब ठीक है। एनकोडिंग एनकोडिंग बहुत आ जा रही है भाई, पता नहीं क्या चक्कर है इसका। चलो, हो सकता है वीडियो अटक रही हो, मैं अटक रहा हूँ, ये भी हो सकता है, कोई ना कोई चक्कर रहता है। ये सिर्फ तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की गड़बड़ी होती रहती है। तो ये मेरे साथ बहुत दिक्कत होती है जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर डू व्हाइल लूप ना करके इसको इसी में चेंज कर दिया, जो मैंने सी प्रोग्राम बनाया था उसी में कर दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, रन कोड नहीं, रन नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, डीबग सी सी प्लस फाइल, पहले डीबग करूँगा। डीबग करूँगा, उसके बाद मुझसे पूछेगा कि भाई हो गया डीबग, हाँ जी डीबग हो गया है। और डीबग जब हो जाएगा तो मुझसे पूछेगा भाई हाँ डीबग हो गया, हाँ जी हो गया। अब इसको मुझे रन करना है, डिबग हो गया, यस ये अलाउ मांग रहा है मुझसे, वो आपको दे देखेगा, क्योंकि अब देखिए अब डिबग हो गया, मुझे अब क्या करना है, रन करना है, रन कोड। अब रन करूंगा, देखो रन वाला मैं आपको हिस्सा दिखा देता हूँ। क्या मांग रहा है मुझसे, 3 इंटीजर मांग रहा है, तो जो यहाँ पर दे रखा है मैं वही 3 नंबर देता हूँ, 22, 85, 17। अब मैं स्पेस देके भी वैल्यू दे सकता हूँ, मैं डोंट वरी, स्पेस देके भी वैल्यू दी जा सकती है। इसके बाद आ गया मैक्सिमम मेरा 85, तो मेरा आंसर क्या हो गया 85, क्योंकि मैंने आगे स्लैशन नहीं दिया था ऊपर मैंने, अगर आप प्रोग्राम ध्यान से देखोगे मैंने स्लैशन नहीं दिया, इसलिए उसके बाद ये परसेंट आ गया यहाँ पर लिखा हुआ, परसेंट इज नॉट द आउटपुट, यहाँ मैंने स्लैशन नहीं दिया था। अगर मैं स्लैशन दूंगा फिर इसको डिबग करूंगा फिर रन करूंगा तो उसके बाद ये चीज़ हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सेम आउटपुट मेरा यहाँ पर आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शन के प्रोटोटाइप की बात करते हैं। फंक्शन का प्रोटोटाइप अगर हमें बात करनी, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं अपना, राइट। ओके, फंक्शन प्रोटोटाइप की जो बात करते हैं तो फंक्शन का जो नाम आता है वो पैरामीटर रिटर्न टाइप, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, तो हमारे ये प्रोटोटाइप है, राइट। मतलब हो गया फंक्शन के डिक्लेरेशन। क्या मतलब हो गया, डिक्लेरेशन। ये मैंने ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, अपने अपनी नोटबुक्स में कर सकते हो नोट डाउन, राइट। चलिए नेक्स्ट, हेडर फाइल्स। अब कई आपके जो सी की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें कई सारी हेडर फाइल्स आती है। ये हेडर फाइल क्या काम करती है, इसके अंदर कई सारे आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो सी की लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हेडर फाइल्स के अंदर अलग अलग उसके कैटेगरी के हिसाब से आते रहते हैं। सपोज करें मैथ और टेस्ट की कैटेगरी में वो वाले फंक्शन आएंगे जो मैथमेटिक्स वाले का होता है, जैसे एबीएस आता है, एबीएस हो गया आपका एब्सोल्यूट फाइंड करने का, एसक्यूआरटी जो मैंने आपको पहले दिखाया था स्क्वायर रूट फाइंड करने का। इस तरह के कई सारे फंक्शंस आते हैं, आपका सील फंक्शन भी आता है, सील मतलब सीलिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है, सील्स हो गया, फ्लोर हो गया, ये सारे आपके आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं आपके सारे। ऐसे और फंक्शंस भी आते हैं, एसटीडी के अंदर और फंक्शंस आते हैं आपके, ठीक है, जैसे आपका एक आता है आपका साइज ऑफ भी आता है, ठीक है, बहुत सारे आते हैं। और तो लोड विद फाइल नेम एच इंक्लूड, फाइल का नाम मतलब मैथ.h,
जितनी डॉट एच वाली फाइल्स होती हैं सारी होती है हमारी हेडर फाइल, राइट। उनको हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल विद फंक्शंस, सेव एज फाइल नेम डॉट एच, और अपनी खुद की आप बना सकते हो। और यहाँ पर आपको एक चीज देनी होती है डबल कोट्स में। अब बच्चों एक कमेंट आपके लिए, एक सवाल आपके लिए, मुझे बताइए अगर मैं हैश इंक्लूड, एक काम करता हूं मैं ब्लैक स्क्रीन लगाता हूं, मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ये लिखा मैंने, फिर लिखा हैश इंक्लूड, इसको मैं हटा देता हूं, उसको हटा ही देता हूं, मेरे को इसको मैं व्हाइट में लिखता हूं दूसरे में, व्हाइट नहीं आ सकता, चलो ग्रीन लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। राइट, अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें इसको चार्जिंग पे भी लगा देते हैं, 10% बैटरी रहेगी इसकी, आईपैड की भी, सबकी बैटरी डाउन होती है, बनाते बनाते टाइम लग जाता है, ठीक है सॉरी। अब मुझे बताओ इसमें और इसमें कौन से, इनमें डिफरेंस क्या है, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, ये मुझे आप बताइए क्या फर्क है अगर मैं एक में डबल कोट्स लिख रहा हूं और इसमें मैंने 2 बार ये कर दिया, इसको मिटा देता हूं इसको, राइट, क्या डिफरेंस है दोनों। तो अगर आप मुझे इसको लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो भी फटाफट, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या मतलब है दोनों का, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, क्या दोनों सेम है या दोनों बराबर है, आर दे सेम और डिफरेंट, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है, मुझे दोनों बताना, आर दे सेम और डिफरेंट, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दर्शा दे रहा हूं। चलिए वापस से बढ़ते अपनी पीपीटी पे, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉलिंग फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो कॉल बाय वैल्यू वाला फंडा आपका आता है इस तरीके से, मैं यहाँ पर कलर चेंज दोबारा कर देता हूँ। तो कॉल बाय वैल्यू हमारा ऐसे आता है कि हम कॉपी करते हैं आर्गुमेंट की फंक्शन को पास करने के। मैंने आपसे पूछा था कि अंदर मैंने a, b, c दे रखा था, लेकिन बाहर मैंने दिया है फंक्शन डिक्लेरेशन में x, y और z दे रखा है, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस कैसे किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, जब पॉइंटर्स की बात आएगी तब ये कॉल बाय रेफरेंस जरूर समझ में आएगा। यहाँ पर ओरिजिनल आर्गुमेंट पास किया जाता है, आर्गुमेंट का एड्रेस दिया जाता है, जो मैं पास कर रहा हूं उसका मैं एड्रेस दूंगा फंक्शन की डिक्लेरेशन, सॉरी फंक्शन के डेफिनेशन के समय, फंक्शन को डिफाइन करूंगा और डिक्लेयर भी जब करना होगा तभी मैं बता दूंगा कि भाई मैं आपको वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल नहीं दूंगा, वेरिएबल का पता दे दूंगा जहां से आप जाके वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां पे आएगा वेरिएबल या फिर पैरामीटर्स का पता, ओरिजिनल पैरामीटर्स का पता या एड्रेस, ये हो गया आपका कॉल बाय रेफरेंस। रेफर कर रहा हूं मैं, भैया मुझे नहीं पता, अब वहां जाके पूछो, रेफर कर दिया मैंने। ये हो रहा वैल्यू, वैल्यू पास हो रही है, ए बी सी में जो वैल्यू थी, ए की वैल्यू एक्स में आ गई थी, बी की वैल्यू वाई में आ गई थी, सी की वैल्यू जेड में आ गई थी। प्रोग्राम आपके पास यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो ए बी सी मैंने अंदर मेन के अंदर मांगा था, उसको मैं जब पास कर रहा हूं तो मैं ए की वैल्यू एक्स में पास होगी, बी की वैल्यू वाई में पास होगी, सी की वैल्यू जेड में पास होगी, जिस ऑर्डर में दे रहा हूं उसी ऑर्डर में पास होगा, याद दे रखना। अगर मैं कहीं पे भी कुछ ऑर्डर चेंज करूं तो मेरी वैल्यू इधर उधर हो सकती है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। और ये लॉजिकल एरर या सिमेंटिक एरर आ सकती है, ध्यान रखता है इस चीज का। ओके, स्टोरेज क्लास की बात आती है। स्टोरेज क्लास में आपका आता है ऑटो, रजिस्टर, ये दो चीजें आती है, ऑटो और रजिस्टर। ऑटो मतलब हो गया आपका लोकल वैल्यूज के लिए हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, अपने आप ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और डिस्ट्रॉय होगा हमेशा। रजिस्टर क्या होगा, ट्राई टू पुट इन द हाई स्पीड रजिस्टर। अब तो क्या फर्क नहीं पड़ता है, जब शुरुआत में जब टर्बो सी था, जब ये 16 बिट का कंपाइलर था, जब 16 बिट के कंपाइलर्स की बात आ रही थी, इसके हम लिंकेज की बात करेंगे चैप्टर 14 के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो 16 बिट के जो कंपाइलर्स शुरू में आया था ये टर्बो सी का, ठीक है, तब बात बनी थी, तब ये रजिस्टर वाला फंडा ज्यादा इस्तेमाल होता था।
आज हमारे पास 32 बिट के सिस्टम्स हैं, हमारे पास 64 बिट के सिस्टम्स हैं, इनमें अब रजिस्टर की बात बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट दो और आते हैं स्टोरेज क्लास, एक आती है स्टैटिक भी आता है। स्टैटिक में आपका स्टैटिक और एक एक्सटर्न आता है। एक्सटर्न होता है ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए, हमेशा ध्यान रखना। स्टैटिक क्या करेगा, स्टैटिक अगर मैं सपोज करे लिख रहा हूं इंट आई इक्वल टू 0 और एक में लिखा है आई इक्वल टू 0, इंट आई इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रोग्राम जब मेरा खत्म हो जाएगा तो मेरी ये वैल्यू मेरी हट जाएगी। लेकिन स्टैटिक क्या करेगा, प्रोग्राम खत्म होने के बावजूद भी ये वैल्यू को मेमोरी में सेव करके रखेगा जब तक मेरी मेन मेमोरी चालू है, जब तक सिस्टम चालू है। सिस्टम अगर आपने रिस्टार्ट कर दिया, रीबूट कर दिया, तो मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है, क्योंकि रैम मेरी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब उड़ जाती है भैया, जैसे आप लोगों की मेमोरी उड़ जाती है ना, तो उड़ जाती है ना, तो आपकी मेमोरी वोलेटाइल है। तो इस तरीके से रैम की भी वोलेटाइल होती है। तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारी 0 होती है, बाय डिफॉल्ट 0 होती है। स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 0 ना भी रखूं तब भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट इसकी आई रहेगी। अगर मैं आई इक्वल टू 0 यहाँ नॉर्मल रख रहा हूं मैं, तो अगर मैं नहीं रख रहा नॉर्मल, अगर मैं इंट आई रख रहा हूं मैं सिंपल, इसका मतलब कोई भी गार्बेज वैल्यू ले सकता है। ठीक है, हमेशा मेरे मेमोरी को क्लियर करना चाहिए, किसी मेमोरी लोकेशन में कोई भी वैल्यू पड़ी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। ठीक है, और एक्सटर्नल वाला आपको बता ही दिया। हर फंक्शन को पता होता है कि ये वेरिएबल ग्लोबल है, तो सबको उसके बारे में पता होता है, ये वर्ल्ड फेमस होता है ये। ठीक है, तो मेन को भी पता होगा, जितने फंक्शंस क्रिएट किए हुए उनको भी पता होगा कि एक्सटर्नल वाला जो फंडा है ये कौन है, क्या करता है। राइट, अब आगे बढ़ते हो। फाइल स्कोप रूल्स की बात आती है। फाइल का स्कोप और फंक्शन का स्कोप। फाइल का स्कोप होता है कि भाई जो भी हमारा आइडेंटिफायर है, जो भी वेरिएबल है मेरा आउटसाइड द फंक्शन, जिसको डिफाइन किया गया आउटसाइड द फंक्शन, सभी फंक्शंस को पता रहे, वो हो गया फाइल का स्कोप। ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप, ये सबको पता हो तो हो गया फाइल का स्कोप। अगर मान लो उसको मैं डॉट एच अलग से मैंने बना दिया और उसमें मैंने अपने फंक्शन को, यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूजर डिफाइंड हेडर फाइल में सेव कर दिया और उसको मैं जगह जगह इंक्लूड कर सकता हूं, तो वो हो गया फाइल का स्कोप। फंक्शन स्कोप क्या हो गया, कैन ओनली बी रेफरेंस्ड यूजिंग इनसाइड अ फंक्शन बॉडी, जैसे स्टार्ट, केस, ये भी और आते हैं। केस हो गया आपका स्विच वाला केस, स्टार्ट वाला भी आपका आ सकता है, इसके अंदर लेबल्स लग सकते हैं। एक्चुअल में इसमें आता है गो टू स्टेटमेंट आती है, गो टू स्टेटमेंट आती है। गो टू भी आपका सी लैंग्वेज का हिस्सा है, आजकल कोई यूज नहीं करता। जब सी लैंग्वेज स्टार्ट होती थी तो गो टू स्टेटमेंट भी आती थी। आप लोग जरूर सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसके बारे में। अभी हम 27 मिनट तो हमारे हो ही गए, फटाफट हम फिनिश करते हैं इसको। ब्लॉक स्कोप होता है कि अभी अगर एक ब्लॉक के अंदर अगर हमारा कुछ है तो इसके आउटसाइड नहीं पता होगा, जो हो गया आइडेंटिफाई डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक। ठीक है, तो आउटर ब्लॉक्स हिडन फ्रॉम इनर ब्लॉक्स इफ सेम वेरिएबल नेम। तो आउटर ब्लॉक्स में अगर हिडन कुछ है तो इनर ब्लॉक्स में उसका पता रहेगा। ठीक है, फ्रॉम इनर ब्लॉक्स। फंक्शन प्रोटोटाइप का स्कोप कैसा होगा, इस तरीके से। तो आइडेंटिफायर्स हो गया हमारे पैरामीटर लिस्ट में, वो होगा फंक्शन प्रोटोटाइप का स्कोप। जो पैरामीटर मैं दे रहा हूँ वो उसी फंक्शन को उसके बारे में पता है और किसी को उस बारे में नहीं पता। जैसे कि आपको प्रोग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, एक्स वाई जेड सिर्फ उस मैक्सिमम नाम के फंक्शन को पता है और किसी को नहीं पता। राइट, ये चीज है यहाँ पर। अब अगर प्रोग्राम यहाँ फटाफट देख लेते हैं, मैं इसको एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाऊंगा, सीधा मैं आपको दर्शा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू 5 दे रहा हूँ, लोकल x इन आउटर स्कोप ऑफ मेन, मतलब मेन के अंदर जो x है वैल्यू है वो है 5। अब मैंने अलग से एक ब्लॉक बना दिया, उस ब्लॉक के अंदर मैं दे रहा हूँ x इक्वल टू 7 और यहाँ मैं वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ इनर स्कोप की। ठीक है, आउटर स्कोप इनर स्कोप पे दो चीजें आ गई। फिर अब मैं फंक्शन बना रहा हूँ, देखो ए बी और सी, ए बी सी, ए बी सी, मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ, ए बी सी और ए बी सी दो बार कॉल कर रहा हूँ। पहले ऑटोमेटिक लोकल, स्टैटिक लोकल और ग्लोबल एक्स, फिर रीइनिशियलाइज कर रहा हूँ स्टैटिक, और सपोज मैं दोबारा बुला रहा हूँ। अगर जैसे देखा जाए फंक्शंस के बारे में, तो पहले वाला आपका लोकल जो ए है वो आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है एक्स। ठीक है, ये आपका लोकल एक्स इज मेन, जो भी हमारा दर्शा देगा लोकल एक्स की वैल्यू क्या है। फिर ए में एक्स की वैल्यू कितनी है 50, बी में स्टैटिक दे रहा हूँ, सॉरी 25 है इसमें 50, और सी में है मेरा एक्स इंटू 10 कर रहा हूँ, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो एंटरिंग जब घुसे तब एक्स की वैल्यू क्या आती है, जब निकले तो एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो आउटपुट से वहां को समझाने का प्रयास करता हूँ। जब हमने वैल्यू 5 ली थी तो अंदर जो आउटर लूप में वैल्यू क्या थी 5 थी, इनर लूप में क्या थी, इनर स्कोप में क्या थी 7 थी, ब्लॉक के अंदर 7 थी, और बाहर पूछा फिर से 5 निकली।
जब ए में एंटर हुआ तो 25 था, राइट 25 था, लेकिन मैं क्या कर रहा था, देखो मैं क्या कर रहा था, ए के अंदर प्लस प्लस एक्स कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूं। तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, 26 होगी वैल्यू, राइट। ए से जब बाहर निकले तो 26 हो गई। बी में क्या कर रहा हूं मैं, स्टैटिक दे रहा था। अब स्टैटिक देखो इसको सेव करके रखेगा, स्टैटिक को सेव करेगा, ध्यान रखना, रीइनिशियलाइज नहीं करने देगा, स्टैटिक सेव रहेगा, जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक पड़ा रहेगा इसके अंदर। तो 50 था 51 हो गया, इसमें मैंने यहाँ पर एक ऐड कर दिया था, देखो स्टैटिक एक्स में, लोकल जो स्टैटिक एक्स मैंने किया था, राइट, क्योंकि ये वाला फंक्शन जो ए फंक्शन था उसमें आपका सिंपल प्लस प्लस था, इसमें क्या हो गया आपका ये था, देखो क्या था, यहाँ भी ये था प्लस प्लस एक्स था, यहाँ भी मैं प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो ये मेरा 50 का क्या हो गया 51 हो गया, यहाँ 25 था यहाँ 26 हो गया, राइट, या 50 था यहाँ 51 हो गया। अब x के वैल्यू अगेन थी 1, जो स्टार्टिंग मैंने दे रखी थी 1, देखो यहाँ पर x के वैल्यू यहाँ पर जो c में आ रहा है, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ 1। कैसे दे रहा हूँ 1 में, क्योंकि मैंने यहाँ पर वॉइड दिया हुआ है और मैं कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, जैसे देखो यहाँ पर देखो ग्लोबल वेरिएबल ले लिया, अंदर मैंने सी के अंदर मैंने एक्स डिक्लेयर किया ही नहीं, मैंने सी में मैंने एक्स डिक्लेयर किया ही नहीं है, एक्स नॉट डिक्लेयर्ड, एक्स नॉट डिक्लेयर्ड। तो एक्स जब डिक्लेयर नहीं है तो क्या लेगा बाय डिफॉल्ट वैल्यू, जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। अगर मेन से बाहर मैंने वेरिएबल रखा है तो वो हो जाएगा मेरा ग्लोबल वेरिएबल, या मैं अगर अंदर रखूं और उसका आगे एक्सटर्न रखूं तो वो मेरा x=1 मेरा एक्सटर्नल हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। इन केस अगर x की वैल्यू मेरी डिफाइंड नहीं है तो उसी को पकड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करता तो एरर देता मुझे। तो x की वैल्यू 1 थी एक्सटर्न वाली ग्लोबल वेरिएबल, और वो हो गया 10 से मल्टीप्लाई 10 आ गया। अब दोबारा मैंने a को बुलाया, अगेन 25 से 26 हुआ, राइट, जो नॉर्मल इंटीजर हुआ, इसमें स्टैटिक की कोई बात नहीं, नॉर्मल इंटीजर था इसलिए 25 26 दोबारा हो गया, ये रिपीट हो गया भैया, लेकिन ये बरकरार रहा क्योंकि स्टैटिक था, 51 से 52 हो गया, तो जो ये वैल्यू थी बरकरार रही और यहां से 51 से 52 हो गया। फिर ये भी बरकरार रहेगा क्योंकि जो 10 था सी पे वो भी स्टैटिक, ग्लोबल एक्स ले रहा है वो, ठीक है, उसको ले रहा है ग्लोबल एक्स अगेन 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ग्लोबल में चेंज हो रहा है। अब किस एक्स में चेंज हुआ, ग्लोबल में चेंज हुआ है, तो ग्लोबल में चेंज हुआ, यहाँ पर 10 हुआ, 10 का क्या हो गया 100 हो गया, और लोकल एक्स अगेन मेन के अंदर कितना है, अभी भी 5 है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, इसको दोबारा देखना, इस कोड को दोबारा रन करके देखना, मैंने अभी रन नहीं कर रहा हूं, मैं अभी यहाँ नहीं दर्शा रहा हूं, आपको ये काम खुद करना है, राइट। फिर आता है रिकर्जन, रिकर्जन का मतलब फंक्शन खुद को कॉल करता है, राइट। आप एक बेस केस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम को रिजेंबल करेगा, और खुद की कॉपी लॉन्च करता है, जिसको हम कहते हैं रिकर्जन स्टेप कहते हैं। इवेंचुअली द बेस केस गेट्स सॉल्व्ड, और चालू कर दो, प्लग कर दो, अपना काम करेगा और पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आप उसको बेस केस पकड़ा दो और अपने अपने आप वो सॉल्व करता जाएगा। रिकर्जन का एग्जांपल बेस्ट है यहाँ पर फैक्टोरियल का। अब 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, हर बार देखो इस तरीके से हो रहा है, 5 इंटू 4, 4 फैक्टोरियल का 4 इंटू 3, तो हर बार क्या हो रहा है मेरा 3 2 भी हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो सॉल्व बेस केस मतलब 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, मेरा 1 होता है, तो उसको यहाँ पर हमने लगा दिया। अब इसका कैसे बनेगा, फिबोनाची सीरीज भी बन सकती है आपकी, 0 1 1 2 3 5 8, मैंने पाइथन के सीरीज में फिबोनाची कराया हुआ है मैंने, राइट। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, देखो हर नंबर मेरा पिछले नंबर में ऐड हो रहा है, देखो 0 + 1 1 हो रहा है, 1 + 1 2 हो रहा है, 2 + 1 3 हो रहा है, 2 + 3 5 हो रहा है, राइट, 3 + 5 8 हो रहा है, राइट। इस तरीके से 8 + 5 आ गया 13 आ गया। तो हर अगला नंबर, हर कॉन्सिक्यूटिव नंबर पिछले 2 नंबरों को ऐड करके बना है, तो हर एक n पिछले नंबर n-1 और पिछले से पिछला n-2 से ऐड हो रहा है, और कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो 3 जैसे हम लेंगे, ठीक है, फिबोनाची सीरीज में, तो 3 कैसे ऐड हो रहा है, 2 + 1 से हो रहा है, 2 कैसे ऐड हो रहा है, 1 और 0 से ऐड हो रहा है, रिटर्न 1 कर देगा, रिटर्न 1 कर देगा, रिटर्न 0 कर देगा, ठीक है। इस तरीके से रिकर्जन सीरीज हमारी फॉलो होती है। ये रहा मेरा फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। फैक्टोरियल का नहीं कराया मैंने आपको, फिबोनाची का आपको दिखाया था। सिंपल हम क्या कर रहे हैं,
ये क्या हो गया मेरा डिक्लेरेशन, ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन। ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है। और यहां पर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, फिबोनाची वाले नंबर को, ये देखो फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, राइट। और मैं यहाँ पर चूंकि लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब लॉन्ग इंटीजर, तो लॉन्ग इंटीजर मेरा यहाँ पर उस पर जा रहा है, तो 8 बाइट का होगा मेरे ख्याल से लॉन्ग, नहीं 4 बाइट का लॉन्ग, यस 4 बाइट्स का लॉन्ग मेरा। और इंटीजर मेरा 2 बाइट्स का होता है। अगर टर्बो सी की बात करूं 2 बाइट का होता है इंटीजर टर्बो सी में, 4 बाइट का लॉन्ग इंटीजर होता है आपका टर्बो सी में। अगर हम 32 बिट के कंपाइलर में जा रहे हैं तो ये 4 और 8 हो जाएगा, 2 और 4 के बजाय 4 और 8 हो जाएगा। उसमें आपका जीसीसी वगैरह में जो 32 बिट के कंपाइलर है, जीसीसी और G++, इनमें आपका इंटीजर 4 बाइट का होगा और 8 बाइट का होगा हमारा लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग हो गया तो ज़्यादा बड़ी नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमें लॉन्ग वेरिएबल लेना पड़ेगा और लॉन्ग मेरे रिजल्ट में जाके सेव हो जाएगा। इसलिए रिजल्ट को भी मैंने क्या डेटा दिया है, लॉन्ग दिया है। नंबर को भी क्या दिया है, लॉन्ग दिया है, क्योंकि लॉन्ग वो पैरामीटर भी ले रहा है, राइट। ये हो गया मेरा फंक्शन कॉल या इन्वोक, ठीक है। इनिशियलाइज करो वेरिएबल्स को, इंटीजर को इनपुट करो, कॉल करो फंक्शन को, रिजल्ट आउटपुट लेकर आओ और रिकर्सिवली कॉल करते रहो। देखो रिकर्सिवली कॉल होता जा रहा है, बार बार कॉल होता जाएगा, राइट। तो हमने जैसे इंटीजर दिया 0 1 इस तरीके से फिबोनाची हम निकाल सकते हो। तो ये सब आपके आउटपुट्स आ गए। देखो 2 का आ गया, 3 का आ गया, 4 का आ गया, 5 का आ गया, 6 का आ गया। कितने इंटीजर से हम कितने नंबर निकालने हैं, 6 नंबर से निकालना है। तो 0 1 1 2 3 5 8, तो मतलब 0 1 2 3 4 5 6, तो छठा नंबर मेरा क्या आ गया, 8वां आ गया। 7वां नंबर मेरा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 8वां नंबर आ जाएगा मेरा 21 आ जाएगा, राइट। इस तरीके से 20 30 35, तो ये हमारे लार्ज नंबर्स बनते जा रहे हैं। ये लार्ज नंबर्स लॉन्ग की वजह से बन, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर। ये मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से करने का प्रयास कर लो। फिर अगर रिकर्जन और आइटरेशन में क्या फर्क होता है, रिपीटिशन। आइटरेशन में आपका लूप चलता है, एक्सप्लिसिट लूप चलता है। रिकर्जन में फंक्शन कॉल को रिपीट किया जाता है। टर्मिनेशन, आइटरेशन में लूप कंडीशन जब फेल करती है, जब लूप की कंडीशन फेलियर हो जाती है, तब मेरा बाहर आता है, उससे टर्मिनेट होता है आइटरेशन मेरा। रिकर्जन क्या होता है, जब बेस केस मेरा सॉल्व हो जाता है, जैसे पिछले केस में फिबोनाची नंबर था। और सब में हमारे इनफाइनाइट लूप्स हो सकते हैं, बैलेंस हम रख के चल सकते हैं। चॉइस बिटवीन परफॉर्मेंस, आइटरेशन एंड गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आपको आइटरेशन और जो आपकी रिकर्जन है उसमें आपको चूज करना पड़ेगा। आइटरेशन लेकर आता है गुड परफॉर्मेंस और अच्छी प्रोग्रामिंग, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, अच्छी मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो लेकर आता है रिकर्जन। तो आपको परफॉर्मेंस चाहिए या आपको रिकर्जन चाहिए? आपको रिकर्जन चाहिए, अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए। ये दोनों के बीच में आपको ट्रेड ऑफ मेंटेन करना पड़ सकता है। जिसी के साथ मैं यहाँ पर अपना लेक्चर वापस ले आता हूँ और वापस सीन पे हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे बताना ज़रूर। ये काफ़ी हद तक मैंने अभी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, 38 मिनट का लेक्चर हो चुका है, करीब 40 मिनट का मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इसी के साथ मैं अभी अपना रखता हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आदित्य आप लोगों से इजाज़त देता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।